नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महासंग्राम 2024 में। मैं रविंद्र सिंह चुनाव एक्सप्रेस के साथ आज पहुंचा हूं राजस्थान में, या कहें कि पूरे देश में मिठाई और मिठास के साथ साथ नमकीन के स्वाद के लिए मशहूर बीकानेर लोकसभा सीट पर चुनावी जायका कैसा है, जनता यहां पर जीत का स्वाद किसको चखाने जा रही है, इसकी बात होगी। खूबसूरत जनता, शानदार जनता अपनी बातों के साथ, सवालों के साथ मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ इन सभी का भी स्वागत। जरा जोश दिखाइए, बीकानेर मिठाई और नमकीन कितना दम रखती है, और आज आपकी बातों के जरिए भी वो स्वाद यहां पर पता चलना चाहिए नेताओं और प्रतिनिधियों की मन में क्या है लोगों के, क्योंकि कोरोना की एंट्री भी हो चुकी है। कोरोना तो जा चुका है, कोरोना की एंट्री क्यों है, संदर्भ क्या है, बात करेंगे। पहले यहां परिचय करा देता हूं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा बीजेपी के प्रतिनिधि जेठानंद व्यास जी, मौजूदा विधायक हैं बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट से। बहुत बहुत स्वागत जेठानंद जी। और बस कुछ ही देर बाद यहां पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बीडी कल्ला साहब, 5 बार के मंत्री, या यूं कहें कि 5 बार के विधायक और कई बार मंत्री रह चुके। वो बस कुछ ही देर बाद हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे। बीडी कल्ला साहब कांग्रेस की बातों को रखेंगे और एक निष्पक्ष तटस्थ नजरिया बीकानेर राजस्थान देश के चुनावों पर रखने के लिए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दीपचंद सांखला जी, जोरदार तालियों के साथ दीपचंद जी का भी स्वागत। सोचा तो यही था कि अगर बीडी कल्ला साहब समय पर यहां आए हुए थे, अगर सबसे पहला सवाल उन्हीं से करता, क्योंकि कोरोना की एंट्री यहां पर हो गया। बीजेपी के नेता की तरफ से, प्रदेश की उप मुख्यमंत्री की तरफ से बीजेपी का जिक्र किया गया, लेकिन आज एस जयशंकर साहब विदेश मंत्री बीकानेर में आए थे। पिछले दिनों बीजेपी के चाणक्य, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी यहां पर आए थे। क्या बात है, बहुत दम लगाया जा रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है क्या जेठानंद जी? अमित शाह जी तो अब आएंगे, अभी आएंगे। पीछे क्लस्टर मीटिंग में भी आए थे ना? हाँ, क्लस्टर मीटिंग में आए थे। ऐसा है, राजनीतिक क्षेत्र में जो भी इस दंगल में उतरता है, तो हम तो जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता सक्रिय रहे, पार्टी और अच्छे वोटों से नहीं जीत रहे हैं, वो बात है सही, लेकिन आज जयशंकर जी ने यह कहा कि अगर सरहदों पे, विदेशों में, दुनिया में देश का डंका बजाना है, केंद्र में सुरक्षित हाथों में सरकार सौंपनी है, तो बीजेपी के हाथ मजबूत करें। बीकानेर पर आकर उन्होंने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के लिए यहां पर ये बातें कही हैं। ये बताइए कि क्या कांग्रेस के शासनकाल में देश मजबूत नहीं था, सरहदें मजबूत नहीं थी? कांग्रेस के शासनकाल में सबको पता है कि बीडी कल्ला साहब भी आ चुके हैं, एक बार उनका भी मैं इंट्रोडक्शन कराता हूं। बिल्कुल अभी 1 मिनट पहले हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है। जी बताइए, एस जयशंकर साहब आए थे और जो उन्होंने बात रखी कि देश के हाथ मजबूत करने हैं तो बीजेपी को मजबूत कीजिए, बताइए। कांग्रेस के राज में पूरे देश को पता है कि उनकी क्या स्थिति थी। आतंकवाद खूब फैला, मन चाहे तब पाकिस्तान धमकी देता था, चाइना धमकी देता था, और यहां तक कि अमेरिका भी जब कोई अगर भारत देश कदम उठाता तो अमेरिका कहते हैं प्रतिबल लगाते, तो उनसे भी वो डरते थे। ये लगातार कांग्रेस के राज में हुआ है। लेकिन ये बताए ना कि यहां पर हम सरहदी जिले बीकानेर में है, पाकिस्तान की सीमा यहां से ज्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तान से 2 बार युद्ध में करारी शिकस्त पाकिस्तान को कांग्रेस शासनकाल में ही तो मिली थी ना? ऐसा एक समय था, लेकिन उस समय मैं बताता हूं आपको कि 93,000 सैनिक हमारे पकड़े गए थे, और हमारी सेना ने मेहनत करके और अधिक अंदर तक चली गई थी पाकिस्तान में, लेकिन कांग्रेस ने बिना शर्त उनको छोड़ दिया, और वही आज हम भुगत रहे हैं हम आज। इसलिए कांग्रेस के राज में भारत असुरक्षित रहा है। क्या कांग्रेस के राज में भारत असुरक्षित रहा है? देश अगर मजबूत करना है तो बीजेपी के हाथ केंद्र में मजबूत करने होंगे। एस जयशंकर साहब ने आज बात कही है। कांग्रेस ने देश का इतिहास नहीं, भूगोल बदल दिया, बांग्लादेश बना दिया। इससे बड़ा और क्या काम कर सकते हैं? आज तक आजादी के बाद ऐसा कोई बड़ा काम हुआ है कि पाकिस्तान जो एक तरीके से इतना बड़ा था, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। चूंकि हम साम्राज्यवादी नहीं है, इस कारण से हमने उसको एक स्वतंत्र देश बनाया। लेकिन कुल मिलाकर आज चाइना जो है, उनको जयशंकर जी को सोचना चाहिए कि लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा कर चुका है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। चाइना को लेकर कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा है, चाइना आज जो पहले धमकी देता था, वो उसकी आज वो हो गया, खेल खत्म हो गया उसका। आज अगर उसको शिकस्त दी है
तो इस राज्य में मोदी सरकार में उसको दी गई है और आज की उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आंख उठा के देख ले। कांग्रेस के राज में चाइना हर समय धमकी देता था और कांग्रेस के राज में ही उन्होंने बहुत सी जमीनें हमारी क्या कब्जे की है, लेकिन भाजपा जब आई है और मोदी सरकार आई है तो उनको पीछे पटका गया है। ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को पीछे, माफ कीजिएगा, चाइना को पीछे धकेल कर रख दिया है। चाइना जो है खुलेआम, आप देखो ना कि लद्दाख में व्यक्ति आज इतने दिनों से भूख हड़ताल पे है, वो क्या कह रहे हैं, वो मोदी जी के भक्त थे, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारी जमीन पर चाइना कब्जा कर रहा है तो आज कितने दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और वो जिस जमीन पे चाइना ने अतिक्रमण किया है अपने साथियों के साथ वहां कूच कर गए हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आज चाइना दादागिरी कर रहा है, उसको 56 इंच के सीने के हमारे प्रधानमंत्री जी को आगे आकर के उसको आंखें दिखानी चाहिए और उसको खदेड़ना चाहिए। बीडी कल्ला साहब, ये अभी जेठालाल जी ने एक बात और कही कि जब कांग्रेस का यूपीए सरकार का शासनकाल था उस दौरान आए दिन आतंकवादी हमले होते थे, बम विस्फोट होते थे, अब देश में पूरी तरह से शांति है। ऐसा है, मनमोहन सिंह जी के वक्त में कम से कम 47 बार पाकिस्तान में घुसकर ये कार्यक्रम किए गए थे, लेकिन ये गुप्त रखे जाते थे। और अब जो कार्यक्रम जो भी होते हैं उनको गुप्त नहीं रखा जाता, ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस के राज में बांग्लादेश बना दिया, ऐसा काम कौन सा हुआ है राजस्थान देश में? हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि ये दुर्गा का अवतार है, वो स्टेट्समैन थे। अच्छा चलिए, अब पाकिस्तान चाइना से जरा हिंदुस्तान में आते हैं, राजस्थान में आते हैं। आज कांग्रेस के कई दिग्गज फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। विधानसभा में चुनाव में भी यही सिलसिला रहा, लोकसभा चुनाव का जब ऐसे ऐलान हुआ उससे पहले से सिलसिला लगातार चल रहा है। एक तरफ वो लाल डायरी वाले राजेंद्र गुढ़ा भी बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के खिलाफ जो विद्याधर नगर से चुनाव लड़े थे वो भी आज कांग्रेस के छोड़कर, दामन छोड़कर बीजेपी में आगे कह रहे हैं कि 400 सीटें पार करानी है। ये कांग्रेस में भगदड़ क्यों मची हुई है? कांग्रेस में नहीं, बीजेपी के प्रहलाद गुंजल हमारे साथ हैं, चूरू के एमपी के कैंडिडेट हमारे साथ हैं, दोनों तरफ। तीसरा नाम अनेक नाम आपको बता सकता हूं। वीरेंद्र सिंह जी जो इतने बड़े नेता है बीजेपी के, वो कांग्रेस में आ गए। सैकड़ों लोग जो हैं वो कांग्रेस में भी आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार चुनाव में जितना ये आसान समझते इतना आसान है नहीं, क्योंकि उसका कारण क्या है कि 2 करोड़ लोगों को जो रोजगार देने का वायदा किया था वो फेल हो गया। किसानों को ये कहा गया था आपकी इनकम दुगनी करेंगे, वो नहीं हुई। 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे, वो नहीं आए। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें सस्ती करने का वायदा किया था, वो सस्ती नहीं हुई। इसलिए लोग ये समझते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आए हैं उन्होंने तो सारा ही कबाड़ा खोल दिया। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, ये कितना काम खराब करती दिखाई दे रही है बीजेपी। भाई 2 करोड़ रोजगार की हर साल बात कही गई, 15 लाख हर किसी के खाते में देने की बात कही गई, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात की गई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस महंगी हो रही है और ये जनता भी बीच में मान रही है, तो आप भी मानेंगे। बात यह है कि अगर ये महंगाई की बात करते हैं, जब मैं बचपन में बाजार जाता था तो 8 रुपए किलो तेल लाता था। और कौन से साल की बात बता रहे हैं? ये बात है 1900 और समझ लो लगभग 79, 80 के 78, 77। ठीक है, ठीक, हाँ बताइए। 78 के बाद उस समय, और उसके बाद लगातार कांग्रेस का राज रहा है। वो 8 रुपए किलो ही क्यों नहीं रहा? इतना क्यों बढ़ा? वो इनको ये तो पूछा जाए वो बढ़ा क्यों? ये महंगाई तो उस समय से बढ़ रही है, अभी कोई विशेष महंगाई नहीं बढ़ी है देश में। देखिए, ये लगातार कहा जाता है कि 400-500 रुपए का सिलेंडर आता था, आज 1000 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। 50-55 रुपए का पेट्रोल आता था, आज की देर में 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। क्या ये 50 रुपए का पेट्रोल जो आज इतना हुआ है, क्या अभी वह कांग्रेस के राज में नहीं हुआ? कांग्रेस राज कितना बड़ा था, और कांग्रेस के राज में जो दाढ़े हुई थी उस समय 150-200 के आसपास पहुंच गई थी। उस समय क्यों हुआ? ये लगातार इन्होंने महंगाई बढ़ाई है।
हमारे मोदी जी ने महंगाई पे कंट्रोल किया है। अगर कांग्रेस सरकार होती तो आज देश में 500 रुपए किलो दाल बिकती, क्योंकि लगातार बढ़ाते हैं और लगातार। और देखा जाए, ये कहते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, भ्रष्टाचार की दृष्टि से। आज भ्रष्टाचार, मैं कह देता हूं कि पहले कांग्रेस सरकार में जितने मंत्री थे सब पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। एक भी बता दे 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री पे आरोप, एक भी बता दे। ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार का प्राय जो है वो कांग्रेस रही है। बिल्कुल। एक सवाल और ये कि अभी कोरोना की एंट्री भी इन चुनावों में हो गई। दिया कुमारी जी ने कहा कि विद्याधर नगर कोरोना मुक्त हो गया है, यूं कहें कि जिस तरह से कोरोना मुक्त पूरा देश हो गया है, कांग्रेस मुक्त विद्याधर नगर हो गया, और इसी तरह से कोरोना की तरह देश से कांग्रेस को भी मुक्त करना है। इसको कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस मुक्त नहीं है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। जहां तक कोरोना का बात है, आपको पता है सीरम कंपनी ने कोविड की वैक्सीन बनाई थी, इलेक्ट्रल बॉन्ड कितना खरीदा? 500 करोड़ का, और ये कहते हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त है। क्या भ्रष्टाचार? आप देखिए 18 फार्मास्यूटिकल कंपनियां जिन्होंने 1000 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, उनके सैंपल फेल हो गए, चंदा देने के बाद पास हो गए। आज एक तरफ बीजेपी को चंदा मिला है, दूसरी तरफ तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा मिला है। तो कुल मिलाकर अभी केजरीवाल जी के यहाँ भी क्या हुआ है, केजरीवाल जी का जो अप्रूवर है, उस व्यक्ति को वहां पर जिस तरीके से पहले उसने कोर्ट में जो बयान दिए, उस कोर्ट के बयान में कहा था केजरीवाल निर्दोष है, लेकिन उसके बाद जब उसको अंदर डाला, उसके 50-55 करोड़ रुपए चंदा लिया और उसी से कहलवा दिया कि केजरीवाल दोषी है। तो ये जो लोकतंत्र को खत्म करने की बात हो रही है, ये प्रजातंत्र में कतई उचित नहीं है। ये बिल्कुल, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। मैं सांकला साहब के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल का जवाब दिए। लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं आप, और इलेक्टोरल बॉन्ड का इंजेक्शन बीजेपी को ही क्यों मिल रहा है? लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। लोकतंत्र इसलिए मजबूत हो रहा है कि कांग्रेस में तो इंदिरा जी के बाद राजीव जी, उसके बाद सोनिया जी, पे राहुल जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। आज मुख्यमंत्री भी जो बना है एक किसान का बेटा बना है, आम कार्यकर्ता से बना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राज में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, और कांग्रेस ने तो परिवारवाद चलाया था। परिवारवाद के भी आरोप लगातार लगते हैं, इस पर भी जवाब लूंगा। लेकिन सांकला साहब, ये बताइए कि बीकानेर की जनता, राजस्थान की जनता इस बार किस तरह का चुनावी जायका महसूस कर रही है और कितने चटखारे ले रही है? देखिए, मैं इस सारे सवालों को बीकानेर ले आता हूं। बीकानेर में कार्यक्रम हो रहा है। आप देखिए, केंद्र में मैं पिछले 25 साल की तलपट पे बात करता हूं। 25 साल में 15 साल बीजेपी की सरकार रही और 10 साल यूपीए की सरकार रही, और अभी 9 साल से बीकानेर के सांसद को सरकार के अंदर नुमाइंदगी है। इसके अलावा कांग्रेस के राज में कल्ला साहब खुद मंत्री 10 साल रहे इन 25 वर्षों में। पिछले 5 वर्षों में 3 मंत्री बीकानेर जिले से थे। मुझे तो आप ये बताइए कि बीकानेर को हासिल इन 25 वर्षों में क्या हुआ? मैं पानी, बिजली, स्वास्थ्य की सेवाएं, सड़कों की बात नहीं करता हूं। वो आप अगर गिनाते हैं तो इसका मतलब आप कुछ करने के काबिल नहीं हो। वो तो न्यूनतम जरूरतें आप पूरी कर रहे हैं। इनके पास, दोनों पार्टियों के पास एक काम गिनाने को नहीं है बीकानेर के लिए विशेष करने की। बीकानेर की सबसे बड़ी समस्या है रेलवे फाटक है, जिसके कारण यातायात की समस्या है। पिछले 25 साल से एक दूसरी पार्टी में बोल को डालते रहते हैं। अब तो डबल इंजन की सरकार है। नहीं, डबल इंजन तो कमजोर होता है, एक इंजन तब दूसरे की जरूरत पड़ती है, वैसे जरूरत नहीं होती है। आप तो इनसे पूछिए कि 25 वर्षों में बीकानेर को इन दोनों पार्टियों ने क्या दिया है। मैं इनसे जरूर पूछूंगा, लेकिन पहले जनता के बीच में भी जाना चाहूंगा और जनता से जानना चाहूंगा कि ये क्या सवाल पूछना चाहती हैं, इनके मन में क्या कुछ बातें हैं। मैं कहूंगी कि हमारी अभी जो बीजेपी की सरकार चल रही है, हमारे बीकानेर को अभी कह रहे हैं कि क्या मिला है। अभी 471 करोड़ तो रेलवे को ही मिल गए हैं, जिसमें हमारे बीकानेर का कायाकल्प होने। लेकिन बीकानेर शहर के अंदर फाटक की पूरी व्यवस्था हो चुकी है, जाम नहीं लगता है क्या? अभी धीरे धीरे ऊपर भी सारा काम चल रहा है और ये बिल्कुल होके रहेगा। ये धीरे धीरे कब पूरा होगा? बहुत जल्द, हमारे को पूरा विश्वास है इन 5 सालों के अंदर पूरा हो जाएगा। विश्वास रखते हैं। यहाँ पे मैडम भी कुछ लिख कर लाइए। मैडम, लिखने की जरूरत है, पर ना चलिए इसको रख दीजिए नीचे, इसको, हाँ इसको रखिए। अच्छा,
अरे जवाब मत दीजिए ना, आप सवाल कीजिए इनसे। सवाल ये कह रहे हैं कि हमारे टाइम में महंगाई नहीं बढ़ी थी। जब महंगाई नहीं बढ़ी थी तो आज तक भारत कौन किसके? कांग्रेस पार्टी कह रही है यदि नहीं बढ़ी थी तो आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है, विकसित राष्ट्र बनने की ओर जा रहा है, अभी तक क्यों नहीं गया? 70 साल में इन्होंने क्या किया? ये कहते हैं कि मनमोहन जी की सरकार में हमने लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया, परिवारवाद को बढ़ाया तो लोकतंत्र अपने आप ही समाप्त हो गया। दूसरी बात, अभी शुरुआत में कला साहब ने कहा कि हमने नया देश बनाया। अरे आप लोगों का, कांग्रेस का तो इतिहास ही यही रहा है कि भारत की भुजाएं काटते रहो, माँ भारती को अखंड भारत में बनाने का सपना हम देखते हैं, आप भुजाएं काटते हैं, नए राष्ट्र बनाते हैं, यह कतई स्वीकार नहीं है। बिल्कुल, यहाँ युवा भी हैं, मैं जरा उनसे भी कुछ जानना चाहूंगा। दरअसल युवाओं के मन में क्या सवाल? जी मैम, आपसे आपके पास आ रहा हूँ, बोलिएगा। जी मैम, बोलिए। जी राम मंदिर बनाया था, इतने साल बाद राम मंदिर बनाया मोदी जी ने। ये युवा बोल रहे हैं, देखिए हमने नहीं बोला, ये युवा बोल रहे हैं कि राम मंदिर इतने सालों बाद बनाया है, तो इसको लेकर क्या कहना है? जी, राम मंदिर मुद्दा है क्या चुनाव में? राम मंदिर मुद्दा था ही और चुनाव जीते हैं। मैं यही बता रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी सरकार थी ना, पेट्रोल 37 रुपये पेट्रोल था, जब हटे 10 साल बाद तो उसका पेट्रोल के बाद 75 रुपये हो गए। कितनी महंगाई हुई थी, डबल भाव हो गए मनमोहन 10 साल के राज में। जी एक मिनट, सर के पास। जी, हमारे पूर्व मंत्री जी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है अभी, और अभी महंगाई बढ़ी है। लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 24 से पहले कांग्रेस की सरकार थी और सबसे ज्यादा अगर पेट्रोल के भाव थे तो राजस्थान के थे। आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। जनता आपको घर बिठाने के लिए तैयार है एकदम। तो बिल्कुल कई तरह के यहाँ पे आरोप लग रहे हैं। जी हाँ, तो साफ तौर पर एक मिनट, जैसे कि हमारे मंत्री ये कल्ला जी ने बोला है कि भूगोल बदल दिया कांग्रेस ने, बिल्कुल इन्होंने भूगोल बदल दिया। भारत के 2 हिस्से कर दिए, इन्होंने एक पाकिस्तान बना दिया। और कोई सवाल यहाँ पे पीछे? एक मिनट सर, आज तक ट्रैफिक व्यवस्था कभी भी हल नहीं हुई, समस्या का हल नहीं हुआ, और वो आज भी वैसी की वैसी है। और जो नीरज के कौन जिम्मेदार इसके लिए? कौन जिम्मेदार? इसके लिए सर प्रशासन सबसे पहले जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन ने किया था सारा समस्या का हल। नीरज के पवन आए थे, उन्होंने समस्या का भी हल किया था। जी बोलिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि 15 लाख का विषय है। 15 लाख का विषय हमारा जब पूरा हो जाता है, जब यूपीए सरकार के अंदर सैनिकों के सर काट के ले जाते हैं, और ये सरकार कुछ नहीं कर पाती। लेकिन जब भारत की सेना पाकिस्तान में घुस के मारती है, हमारे 15 लाख रुपए पूरे हो गए। 15 लाख रुपए मिल गए, लोगों का ये कहना है। बताइए, 15 लाख आ गए क्या आपके भी, या फिर आप इसी तरह? एक मिनट पूछता हूँ। 15 लाख नहीं, 15 करोड़ रुपए आगे हर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के में। अब हमारे आदरणीय मंत्री जी कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह सरकार थी, उन्होंने ये किया। मनमोहन सिंह को 10 साल बोलने की आजादी नहीं दी इन्होंने। मनमोहन सिंह से गूंगा प्रधानमंत्री भारत में कभी नहीं आया। नहीं, ऐसे नहीं कभी नहीं बोले साहब। मनमोहन सिंह को एक शब्द बोलने की इजाजत नहीं थी। बोलिए, आप बोलिए। अभी हमारे कई भारतीय जनता पार्टी के साथी बात कर रहे थे। मैं तो एक नौजवान हूं, लेकिन एक बात रखना चाहता हूं, सब साथी यहां सुन रहे हैं इस बात को। नौजवान को रोजगार चाहिए, किसान को फसलों के दाम चाहिए, लेकिन ये जो भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, मंदिर के प्रति आस्था हर उस व्यक्ति की है जो सनातन धर्म को मानता है, और ये निर्णय न्यायालय का है। तो इस तरह की भ्रामक बातें फैलाने के बजाय आप ये बताएं, 10 साल से आप सत्ता में थे, कितने नौजवानों को आपने रोजगार देने का काम किया है? आज देश का अन्नदाता जो देश का पेट भरने का काम कर रहा है, 700 किसानों ने किसानों का और बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पे उठाऊंगा, लेकिन कुछ सवाल यहाँ पे ले लेता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 साल की योजना के लिए 50 साल के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे जो भारत माला की सड़क हो, चाहे वो रेलवे का विकास हो, चाहे किसी का। मगर मैं आपको पहले बता रहा हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 100 रुपए बेचते हैं, यहाँ आते आते 20 रुपए हो जाते हैं। मगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ सीधा बैंक के खाते में पैसा जी। और क्या सवाल यहाँ पे पीछे? जी बोलिए। अभी जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, किसी एक वर्ग के लिए उन्होंने गारंटी मिली है उसमें, बिल्कुल, और हिंदू वर्ग को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, पेपर लीक के अंदर इन्होंने क्या किया, युवाओं के साथ। नहीं, मोदी जी तो सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, आप हिंदू वर्ग को जो है उसमें ठगा गया, ऐसी बात कह रहे हो? मैं इनका घोषणा पत्र की बात कर रहा हूं। हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं और सबको साथ लेके चलते हैं, लेकिन इन्होंने एक वर्ग के लिए काम किया हमेशा। बताइए। देखिए सर, जनता जान चुकी है कांग्रेस के पास न नीति है न नियत। इन्होंने देश को धकेला है और मोदी राज के अंदर भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। माननीय कला जी ने कहा कि 15 लाख रुपए आए नहीं किसी के खाते में।
जब धारा 370 हिंदुस्तान में हड्डी राम मंदिर का निर्माण हुआ तो स्वतः ही हर भारतीय के खाते में करोड़ों रुपए आ गए। आ गए, आपके खाते में आ गए 15 लाख। कुछ समय पहले माननीय बीडी कल्ला जी ने कहा था कि मोदी भक्त, हम मोदी भक्त नहीं है, ये मोदी का परिवार है। सबसे पहले मैं न्यूज 18 का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो बीकानेर जैसे सवाल कीजिए। धन्यवाद आपका। मैं कल्ला जी से एक जानकारी लेना चाहता हूं कि इतने समय तक वो मंत्री रहे तो इन्होंने बीकानेर के लिए क्या किया। बिल्कुल मैं आऊंगा, क्योंकि जो साकला साहब ने भी सवाल यहां पे किया था। एक सवाल मैं लेता हूं, फिर वहां पर जाऊंगा मैं मेहमानों के पास। बोलिए सर। हम ये कहना चाहते हैं, बीकानेर के अंदर बीकानेर के सांसद 10 साल तक केंद्र के अंदर मंत्री रहे और बीकानेर को एक बहुत बड़े मॉन्यूमेंट्स की आवश्यकता थी। अगर बीकानेर में आज गैस पाइपलाइन आती तो सिरेमिक टोटल बीकानेर से खुद करके आज गुजरात जा रहा है और सारी सिरेमिक इंडस्ट्रीज गुजरात में है, बीकानेर में लगती और लोगों को नौजवान के बीकानेर में राजस्थान में कितनी इंडस्ट्रीज लगी और रोजगार को लेकर यहां पे सवाल किया गया, किसानों को लेकर सवाल किया गया। जल्दी से मैं चाहूंगा जवाब ले, फिर कल्ला साहब के पास आता हूं। किसानों को जितनी राहत भारतीय जनता पार्टी के राज में मिली है पहले कभी नहीं मिली। और किसान तो धरने पर बैठ गए थे ना। वो तो बैठाने वाले थे वो इनके ही कांग्रेस किसने बैठाया? एजेंट थे, कांग्रेस के जो एजेंट थे उन्होंने एक माहौल बना दिया। किसान नहीं थे क्या? वो किसान बिल आता, वो किसान नहीं थे, वो किसानों का खून चूसने वाले लोग थे। उन्होंने जो ये उनकी फसल लेते हैं और उनको पैसे देते हैं, यानी वो लोग थे, किसान नहीं थे। किसान आंदोलन प्रायोजित था, किसान आंदोलन प्रायोजित था, ये क्या पूछा? देखिए पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, कांग्रेस में कोई परिवारवाद नहीं है। आज खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष हैं और ईडी ने सोनिया जी को, राहुल जी को कई दिनों तक तंग किया लेकिन कुछ नहीं निकला। इसके अलावा ये कहते हैं हमने क्या किया, हमने आपको लेके पूछा सवाल कि आपने क्या किया जब बतौर मंत्री? मैंने यहाँ 4 विश्वविद्यालय बनाए गवर्नमेंट के, एक प्राइवेट, 4 इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें थी, वो सब आज 250 सीटें हैं। बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं, आपके बोलिए। इसी तरीके से यहाँ 4 नेशनल लेवल के रिसर्च इंस्टीट्यूट हमने बनाए, नेशनल कैमल ब्रीडिंग फार्म, नेशनल हॉर्स ब्रीडिंग फार्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, और इसके साथ क्या कूड़ो, ये बिल्कुल सही बात है। देख बिल्कुल कल्ला साहब ने आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, डेयरी साइंस कॉलेज खोली यहाँ पर, आयुर्वेद कॉलेज मंजूर कराया, पब्लिक कल्ला साहब के पास एक लंबी लिस्ट है लेकिन बीजेपी एक रेलवे फाटकों के बारे में आज जितने भी अंडरब्रिज ओवरब्रिज बनाए सब कांग्रेस ने बनाए। सब कुछ काम कांग्रेस ने किया। बीजेपी ने क्या किया? 15 बार लगातार 4 बार से सांसद, आपकी सरकार ने क्या किया? ये कह रहे हैं आपकी सरकार ने क्या किया? बताऊं, मैं पहले तो बताऊं, सुनो, समय नहीं है सर, जल्दी से। 1962 में ओवर ब्रिज का नक्शा पास हो रखा था इस कोर्ट के। सर 14 से लेके 24 की भी बात कर लीजिए, 19 से लेके 24 की बात कर लीजिए। बात तो सुनो, इन्होंने वो ओवर ब्रिज क्यों नहीं बनाया? और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद महोदय हैं उन्होंने एसएसपी अस्पताल जो करोड़ों रुपए लाके शुरू करवाई, ईएसआई करवाई, और इस कांग्रेस सरकार, राजस्थान कांग्रेस सरकार ने वहां डॉक्टर नहीं दिए, वहां कर्मचारी नहीं दिए, और यहाँ जो ये लगातार आपस में ही देखिए लड़ाई चल रही है, क्योंकि सवाल यही आपने पूछा था। आप बताइए कि ठीक है, सवाल के जवाब तो जनता देगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। मुकाबला कितना कड़ा और कितना का होता देख रहे हैं? मुकाबला तो इस बार है, पिछले दोनों चुनावों में बहुत आसान जीत थी भाजपा की, मुझे इस बार आसान जीत नहीं लगती है। बीकानेर में आसान जीत नहीं लगती है, लेकिन आप मान रहे कि जीतेगी? नहीं, टक्कर है और बीजेपी जीतेगी तो बहुत मुश्किल से जीत। जाहिर तौर पर ये कुल मिलाकर यही बात निकली है कि लोगों की कई सारी समस्याएं, किस तरह के यहाँ पर इनके वायदे जो किए गए वो पूरे होने चाहिए, और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि दिलचस्प इस बार चुनाव होने जा रहा है। देखते हैं कि जनता किसे चुनती है और 4 जून को क्या नतीजा आता है, लेकिन अपील यही कि आप लोग सभी वोट डालने जरूर जाइएगा। आज चुनाव एक्सप्रेस में इतना ही, नमस्कार।